ओके सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके, जस्ट अ मिनट। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और कुछ फालतू के पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब इसका जो नाम है वो फालतू का। ठीक है, तो इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिकली फाइब्रोसिस्टिक डिसीज ऑफ पेनक्रियाज। ओके, सो फाइब्रोसिस्टिक डिसीज ऑफ पेनक्रियाज। एक आपको ये फालतू का पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब सबसे पहले सी सी से याद कर लो, क्लोराइड का इशू है। जो भी इशू है ना, ले देखिए क्लोराइड चैनल का इशू है और कुछ नहीं है। ठीक है, मेनली अब ये जो क्लोराइड चैनल होता है, इसको रेगुलेट करता है अगेन सी। देखो, सिस्टिक फाइब्रोसिस की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? सी एफ, है ना। सो इसको रेगुलेट करता है CFTR। CFTR जीन, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर जीन, विच इज प्रेजेंट ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 7। अब देखो, मैंने कैसे याद किया था? क्रोमोसोम 7, 7 अपन कहते हैं सिस्टिक 7, सिस्टिक 7। तो लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 7 पे है। अब इन्होंने एक फालतू, सॉरी, नॉट, आई शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट द डिस्कवरर्स और द रिसर्चर्स। लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 7 पे CFTR जीन म्यूटेशन वाज फाउंड। अब उन्होंने पाया कि एक और MCQ क्वेश्चन हमारे लिए एड ऑन हो गया कि मोस्ट कॉमन जीन कौन सा था उसका। तो दैट वाज Delta F508। ठीक है, मोस्ट कॉमनली इसके साथ इसका एसोसिएशन है। मींस कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में मेनली पंगा क्या होता है कि जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि लंग्स पे, पैनक्रियास पे, GIT पे, है ना, तो वो क्या करते हैं, उनके जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, वो खराब हो जाते हैं। उनकी आउटर मेम्ब्रेन पे ये चैनल्स होते हैं, हमारे क्लोराइड चैनल्स, ठीक है, वो डिफेक्टिव होते हैं। तो बेसिकली ये जो चैनल्स है, डिफेक्टिव हो जाने की वजह से क्या होता है, देखो, सपोज दिस इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसकी आउटर मेम्ब्रेन एक्सोक्राइन ग्लैंड की, ये यहाँ पे क्लोराइड चैनल प्रेजेंट था। ठीक है, ये हो गया खराब। क्यों खराब हो गया? क्योंकि इसको रेगुलेट कर रहा था CFTR। ठीक है, CFTR, CFTR म्यूटेशन हुई, एसोसिएटेड विद Delta F508। कौन से क्रोमोसोम पे? लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 7 पे। कौन सी इनहेरिटेंस हुई? ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ले देके ये पंगा पड़ा। अब आता है मेन इसका पैथोजेनेसिस। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। अब देखो, सपोज ये हमारी स्किन है, स्किन कह लो, स्किन का पार्ट ले लो, स्किन के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ले लो, आप लंग्स ले लो, ठीक है, GIT ले लो, पैनक्रियास ले लो। ठीक है, अब इसके जो क्लोराइड चैनल्स है वो डिफेक्टिव है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? क्लोराइड जो है कंडक्शन नहीं हो पा रही है। तो क्लोराइड अगर कंडक्शन नहीं हो पा रही तो वो बाहर का बाहर रह जाएगा। ठीक है, क्लोराइड बाहर रह जाएगा। क्लोराइड के साथ कौन उसका भाई होता है? सोडियम। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड क्या बन जाता है? सॉल्ट। इसी को हम पढ़ेंगे कि हम इस फंडे को यूज करते हैं जब इसका डायग्नोसिस करते हैं स्वेट टेस्ट में। इतना क्लियर? तो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, वहां पे हमारा क्लोराइड चैनल खराब हो गया। ठीक है, क्लोराइड चैनल खराब हो जाने की वजह से, ठीक है, वो बाहर का बाहर ही रह गया। अब अगर मान लो बाहर सोडियम ये सारा कुछ ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होता है, सारी जो सारी सिक्रीशंस है ना, वो गाढ़ी हो जाएंगी। जहां पे भी देखो, हम जरूरत से ज्यादा नमक डाल देंगे, वो चीज क्या होती है? विस्कस हो जाएगी। या कोई भी चीज जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाएगी, दैट विल बिकम विस्कस। दैट्स वाई सिस्टिक फाइब्रोसिस का दूसरा नाम रखा गया म्यूकोविस्किरोसिस। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो म्यूकस थी वो गाढ़ी हो गई, म्यूकस विस्किडोसिस, ये इसका दूसरा नाम रहा। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के दो नाम हैं, फाइब्रोसिस्टिक डिसीज ऑफ पेनक्रियाज एंड अदर वन इज म्यूकोविस्किरोसिस। अब देखो,
जहां पे भी देखो, बस मेन याद कर लो कि सिक्रीशंस जो है हमारी गाढ़ी हो गई है। अगर हम अपने स्वेट की बात करें, हमारा स्वेट गाढ़ा हो गया, स्वेट गाढ़ा हो गया यानी कि नमकीन ज्यादा हो गया, नमकीन ज्यादा हो गया यानी कि उसमें क्लोराइड की मात्रा यानी कि क्लोराइड का अमाउंट बढ़ गया। अच्छा, अब आ जाओ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर सिक्रीशंस जो है उसमें क्लोराइड जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो हमारी म्यूकस जो है, जो ब्रोंकियल सिक्रीशंस होती हैं, लंग्स के अंदर जो सिक्रीशंस होती हैं, वो सारी हमारी विस्कस हो जाएंगी, गाढ़ी हो जाएंगी। अब जहां पे भी चीज गाढ़ी हो जाएगी वो इकट्ठी हो जाएगी, वो निकलने का नाम नहीं लेगी, है ना, उसका निकलने में प्रॉब्लम रहेगा। तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर मान लो मेरे किसी भी पेशेंट के सपोज, ठीक है, उसकी म्यूकस सिक्रीशंस जरूरत से ज्यादा गाढ़ी है, तो वो निकल नहीं पाएंगी, अंदर ही अंदर गंदगी इकट्ठी होती रहेगी। उसकी वजह से क्या होगा, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन होंगे, ठीक है, रिकरेंट ब्रोंक्युलाइटिस हो सकता है, ठीक है, ब्रोंक्युलाइटिस हो सकता है, इनफैक्ट ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के, है ना। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। और इसमें मेन जब भी कोई होता है ना, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो एक बैक्टीरिया बहुत खुश हो जाता है, दैट इज स्यूडोमोनास एरोजिनोसा। तो ये भाई साहब हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ पे आके इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, अपना घर बसाते हैं इस जगह पे कि हाँ हमारे को गाढ़ी म्यूकस मिल रही है, हम उसके अंदर जाके बैठ जाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, इवन निमोनिया ऑल्सो, लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, ये रही हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात। ओके, अब दूसरा हमारा आता है जीआईटी। अब देखो, जीआईटी में भी सपोज अगर हमारी जो वट एवर वी ईट, ठीक है, तो हमारी जो इंटेस्टाइन से जो भी हमारा कुछ खाया पिया पास ऑन हो रहा है, जनरली क्या होते हैं, हमारे पास एक बहुत ब्यूटीफुल ऑर्गन है पेनक्रियाज, ठीक है। तो पेनक्रियाज क्या करता है, अपने एंजाइम्स दे दे के इसको निकालने में हेल्प करता है, ठीक है, लाइपेज वगैरह ये सब देके। लेकिन वो देखते हैं यहाँ पे से तो सारा कुछ ऑलरेडी गाढ़ा हुआ पड़ा है ना, सिक्रीशंस ऑलरेडी गाढ़ी हैं, सारा कुछ गाढ़ा मतलब काफी ज्यादा इकट्ठा हुआ पड़ा है। तो ये नाराज हो जाता है, पेनक्रियास नाराज हो जाता है, वो कहता है मैंने नहीं देने अपने एंजाइम्स, ठीक है, बैठे रहो, ठीक है। तो पेनक्रिएटिक इनसफिशियंसी हो जाती है, पेनक्रियास अपना हेल्प करने से बंद कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, पोटी यानी कि स्टूल जो है वो और ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। अब और ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा, पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, पेशेंट कैन हैव मिकोनियम इलियस, ठीक है। अब ऐसा पेशेंट जो अंदर गंदगी लेके बैठा रहेगा, उससे कुछ खाया पिया तो जाएगा नहीं, कैन अल्टीमेटली लीड टू फेलियर टू थ्राइव। ओके, एंड अदर देन दैट ऑल्सो, ये सब होने की वजह से स्टिटोरिया हो सकता है, बिकॉज हमारे पेनक्रियाज भाई साहब ने तो मना कर दिया। तो इट कैन लीड टू स्टिटोरिया। व्हाट इज स्टिटोरिया, जिसमें हमारे फैट स्टूल्स में फैट ग्लोब्यूल्स में नजर आते हैं, क्योंकि उनको डाइजेस्ट ही नहीं किया लाइपेज ने। लाइपेज कहाँ से आना था, हमारे पेनक्रियाज से आना था। तो स्टिटोरिया होगा। अच्छा, अब ये स्टूल सारे इकट्ठे होते जाएंगे, तो इट विल लीड टू बल्की फाउल स्मेलिंग स्टूल्स, विच इज अ निशानी, इट इज अ पैथोग्नोमिक ऑफ योर पैनक्रियाटिक इनसफिशियंसी। हमेशा ध्यान रखना, सिस्टिक फाइब्रोसिस में सिक्रीशंस हर टाइप की गाढ़ी हो जाएंगी, और पेनक्रियाज जो है वो नाराज हो जाता है, पेनक्रियाज अपने एंजाइम्स देने से इनकार कर देता है, मैंने नहीं देने अपने एंजाइम्स, जिसकी वजह से स्टूल्स और इकट्ठे होते जाते हैं, गंदगी और इकट्ठी होती जाती है। ठीक है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि इट कैन revert back and it can lead to portal hypertension also, it can lead to meconium ileus, such kind of problems। पेशेंट ने खाना पीना बंद कर दिया इसकी वजह से, फेलियर टू थ्राइव हो सकता है। ओके, ऑल्सो पेशेंट कैन हैव क्या बोलते हैं, नोज में अगर नेजल सिक्रीशंस निकलेंगे नहीं तो क्या बन जाएंगे, नेजल पॉलिप्स बनने के चांसेस हो जाते हैं पेशेंट के, साइनोसाइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं। ऑल राइट, ये सारे इसके मेन पॉइंट्स हैं। उसके बाद आता है, ये था ये हो गया, उसके बाद ये आता है इसके जो पैथोजेनेसिस था। अब हम बात करेंगे कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है। कॉम्प्लिकेशंस की हमने अभी बात की, देखो ऊपर से शुरू शुरू कर, नोज में, नोज में सिक्रीशंस इकट्ठी हुई, क्या हुआ, नेजल पॉलिप, ठीक है। ये मोटे मोटे जो मेन है वो याद कर लो। उसके बाद अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, अपना लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, निमोनिया, ये सब हो सकते हैं। कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, दूसरी बात आता है इसके जीआईटी। जीआईटी में मैंने क्या बताया, कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, मिकोनियम इलियस, कॉन्स्टिपेशन, फेलियर टू थ्राइव, स्टेरोरिया, ठीक है, ये सब दिक्कतें हो सकती है। अच्छा, उसके बाद आपकी हो गई, ये तो होगी कॉम्प्लिकेशंस। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की। अब देखो सिंपल सी बात है, ये अगर ऑटोसोमल रिसेसिव प्रॉब्लम है, यानी कि कोई फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री कैन बी देयर, है ना। दूसरा क्या होता है, इसके लिए अपन करवाते हैं स्वेट टेस्ट, पसीने का टेस्ट, ठीक है, जिसमें अपने को मिलती है, क्या मिलेगा, ज्यादा क्लोराइड लेवल ज्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा, ये स्वेट क्लोराइड लेवल हमें मोर देन 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर मिलता है इसके अंदर। ओके। अच्छा, उसके अलावा एक अपन टेस्ट करवाते हैं, अगर स्वेट टेस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज नेजल ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस। ये अपन बहुत कम करते हैं अगर हमारे पास बहुत ज्यादा ही डायग्नोस्टिक लैब्स वगैरह हैं, देन वी शुड डू दैट। बट यस, अगर स्वेट टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो नेजल ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस अपन, डिफरेंस नॉट डिस्ट्रेस, डिफरेंस अपन चेक करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास और भी ज्यादा डेवलप्ड वो है, हमारा इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, तो वी विल गो फॉर CFTR जीन म्यूटेशन टेस्ट। कौन से भाई साहब थे इसके अंदर, डेल्टा F508। ओके। अच्छा, और मैंने क्या बताया कि मोर देन 85% केसेस में मेरा पैनक्रियाज जो है अपना काम नहीं करेगा, पैनक्रिएटिक इनसफिशिएंसी विल बी देयर। ओके, सो आई होप इतना क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट की। देखो ट्रीटमेंट में क्या है, क्या कर सकते हैं सबसे पहले, अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है ना, इन्फेक्शन वगैरह हो रहे हैं, तो क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। अच्छा, उसको एयरवे क्लियरेंस करेंगे, है ना। ओके, और क्या देंगे इसको, कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट देने की जरूरत है वो देंगे। अच्छा, जीआईटी की प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, देखो जीआईटी की प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर स्टूल इकट्ठा हो जा रहा है, अब उसको बेचारे को खाना तो खिलाना है, फेलियर टू थ्राइव भी हो रहा है, खाना भी नहीं खा रहा, तो फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स देने हैं उसको। बट यस, अगर मान लो हालत ज्यादा खराब हो रही है तो अपना नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब से फीडिंग करनी पड़ती है, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स देके, बिकॉज स्टूल्स जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो अपने को निकाल धीरे धीरे देना है, थोड़ा थोड़ा खाना देना है थोड़ी थोड़ी देर बाद। ओके, एंड उसके बाद क्या करोगे, पैनक्रियाज जो नाराज थे उसके लिए क्या करोगे, हम ऊपर से पैनक्रिएटिक एंजाइम्स देते हैं इनको। ओके, एंड लास्टली अपन क्या करेंगे, इनको फैट सोल्यूबल वाइटामिन जो हैं वो हमें जरूरत से डबल देने पड़ेंगे। स्पेशली कौन कौन से होते हैं, ADE के, है ना, तो ADE स्पेशली अपने को जरूरत से ज्यादा देने पड़ेंगे। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टिक